Friends, welcome to my channel. Welcome to part 2 of ITR 2 filing. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, ITR 2 फाइल कर रहे थे। उसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे एक प्री फिल्ड जेसन फाइल को इंपोर्ट करते हैं कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी में। इंपोर्ट करना तो हमने देख लिया था। अब आपने अगर आधा अधूरा रिटर्न भरा हुआ है और आपको फिर से रिज्यूम करना है उसी को, तो आप ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स में जाएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी शेड्यूल सेलेक्ट करना है आप शेड्यूल सेलेक्ट करोगे। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन से रिलेटेड जितने भी शेड्यूल्स है उसके डिडक्शंस एंड सो ऑन। इसके बाद आप सिलेक्शन के बाद कंटिन्यू करेंगे, स्किप करेंगे क्वेश्चंस एंड हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल शो कर सकते हैं। आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आप खुद हैं, माइनर है, स्पाउस है, अदर्स हैं। और जो ओनर है उनके को ओनर भी है प्रॉपर्टी के, तो आपको यस या नो सेलेक्ट करके उनका परसेंटेज भी शो करना है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम लेफ्ट आउट है, वो सिलेक्ट करके आपको फिल करना है। तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो हमसे ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मांगता है। सिर्फ अरियर और अनरियलाइज्ड रेंट अगर है तो आपको वो डिटेल डालनी होगी। जब हम लेट आउट सिलेक्ट करते हैं तो नेम ऑफ द टेनेंट कंपलसरी है, पैन आधार हो तो भी चलेगा। उसके बाद आपको ग्रॉस रेंट डालना है। द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज बताना है कि कुछ अगर ऐसा रेंट है जो आप रियलाइज नहीं कर पाए हैं तो आपको वो बताना है। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया है वो आप सी में बताएंगे। उसके बाद एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एनुअल वैल्यू कैसे होगी? जो भी ग्रॉस रेंट है उसमें से जो अमाउंट ऑफ रेंट रियलाइज नहीं हो पाया वो माइनस हो जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर जो भी परसेंटेज है आपकी प्रॉपर्टी में, वो परसेंटेज एनुअल वैल्यू से इनटू होके आपके रेंट अमाउंट आ जाएगा जितना भी आपका परसेंटेज ऑफ शेयर है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का आपको मिल जाएगा। कोई लोन लेके रखा है प्रॉपर्टी पे तो आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक। अगर हम न्यू रेजिम की बात करें तब भी रेंटेड प्रॉपर्टी जो है उसमें भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगा। तो ऐसे इतनी डिटेल आपको हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल में फिल करनी रहेगी। कैपिटल गेन पे आते हैं। कोई भी आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन जनरेट होता ही है। अब कौन कितने प्रकार के कैपिटल एसेट्स होते हैं? लैंड और बिल्डिंग, या आपने दोनों चीजें साथ में बेची है। इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड। कुछ इक्विटी शेयर्स बेचे हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचे हैं या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचे जिसमें एसटीटी पेड है, तो उस पे भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। अगर 112A के हैं तो आप उसके हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112A में कवर होंगे। एसटीटी पेड जिसमें 1 लाख तक का एग्जेम्पशन भी है। बॉन्ड्स डिवेंचर्स अगर आपने सेल की है तो उस पे कैपिटल गेन होगा। फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड्स विच वे प्रोविजो अंडर सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 इज एप्लीकेबल GDR of an Indian company referred in section 115 ACA।
अगर कोई लिस्टेड शेयर्स हैं या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं तो वो बेचने पे भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। आपको ये बॉक्स सिलेक्ट करना है। सेल ऑफ डिबेंचर्स और सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, सेल ऑफ शेयर्स बाय एफआईआई, अनलिस्टेड अगर सिक्योरिटीज हैं, या सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड on which STT is paid under section 112A read with section 115A D। इस पॉइंट में जो पॉइंट कवर है ये है फॉर FIIs, और इसमें आपको एडिशनल शेड्यूल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, 115ADA भी फिल करना पड़ेगा। फॉर सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट, कोई फॉरेन एक्सचेंज एसेट है उसको आपने बेचा है तो उसके लिए आपको अलग से सिलेक्ट करना है। इनमें से कोई इसमें भी एक फॉल नहीं कर रहा आपका कैपिटल एसेट बट कैपिटल गेन हुआ है तो आपको फॉर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल दी अबव लिस्टेड आइटम्स में जाना है। जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर डेट म्यूचुअल फंड्स अगर आपने सेल किए हैं तो ऊपर आपने देखा होगा हर जगह इक्विटी 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 ही लिखा हुआ है, डेट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन। अब डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे। इससे पहले तक अगर आपने खरीदे हैं और वो बेच रहे हैं फाइनेंशियल 23-24 में तो उसमें LTCG और STCG अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग ही कैलकुलेट होगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। Amount deemed to be short term or long term capital gain, pass through income or loss in the nature of short term or long term capital gain। ये स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ही लास्ट है अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड इन द अबव आइटम बट नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। अगर ऐसे कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इंडिया में तो एग्जेम्प्ट है, तो आपको उसकी डिटेल बतानी है, भले ही वो टैक्सेबल नहीं है तो लास्ट कॉलम में आपको उसकी डिटेल बतानी होगी। अब यहाँ पर आप लैंड एंड बिल्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स क्योंकि ये जनरल सबके होते ही हैं, ये सिलेक्ट करके आप उसको फर्दर कंटिन्यू पे क्लिक करें। लैंड और बिल्डिंग अगर आप बेचते हैं तो उसके लिए आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परचेज डेट ऑफ परचेज कब उस लैंड या बिल्डिंग या बोथ, अगर कोई एक बिल्डिंग है तो कब आपने परचेज किया था उसकी डेट देनी है और सेल डेट देनी है। इससे क्या होगा LTCG और STCG कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है क्योंकि मोर देन 24 मंथ्स हेल्ड करा है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बतानी है, जो मिली है या मिलनी है दोनों को इंक्लूड करके बताना है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी क्या थी, उसके बाद जो भी हायर होगा वो लिया जाएगा अगर 10% के वेरिएंस से ज्यादा का है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बताना है, विथ इंडेक्सेशन वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि यहाँ पर आपने पहले डेट ऑफ परचेज दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली वो इंडेक्सेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप यहाँ पर डिटेल बता सकते हैं, कोई एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं।
कोई डिडक्शन क्लेम करे 54, 54B, 54EC, 54F का, मतलब आपने फर्दर इन्वेस्ट किया है इन पैसों को, जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उसके फर्दर इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास इतने सारे सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का पे किया है तो 54 और 54F का बेनिफिट मिल सकता है। बॉन्ड्स खरीदे हैं तो 54EC का बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आपका STCG होगा तो STCG में इंडेक्सेशन का नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम इक्विटी शेयर से रिलेटेड देखते हैं। अगर 112A रिफ्लेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको शेड्यूल 112A फिल करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड ही ये सेक्शन होता है 112A। ये आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं या CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करके भी डाल सकते हैं। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि 31 जनवरी 2018 के पहले आपने वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदे हैं या बाद में, क्योंकि ग्रैंडफादर रूल कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। अगर आपने बाद में परचेज किया है तो ISIN कोड भी मेंशन होगा आपके शेयर्स या यूनिट का। नेम ऑफ द शेयर्स उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, सेल प्राइस क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018 क्या थी, एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो आप वो बता सकते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर अब आप पूछेंगे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्यों पूछ रहे हैं जबकि सेल प्राइस पर यूनिट तो माना ही है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर शेयर और यूनिट बताया जा रहा है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये सारी डिटेल मिलेंगी कहाँ, तो आपने जब बेचा होगा ना तो आपके पास कैपिटल गेन स्टेटमेंट आया होगा, तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट में ये सारी डिटेल्स मौजूद होती है, आपको वहीं से देख देख के लिखना है। तो ऐसे हमने 112A के शेड्यूल्स को भी देखा है। वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर आपने डील किया है तो आपका शेड्यूल VDA भरना है। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, हेड ये बाय डिफॉल्ट कैपिटल गेन में ही आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ है। इसमें कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है और लॉस भी सेट ऑफ होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर सोर्सेज मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ही लिया था। अब हम देखेंगे CYLA शेड्यूल, BFLA शेड्यूल और CFL शेड्यूल। CYLA शेड्यूल जो है वो है डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। और ये जो शेड्यूल है इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस साल से एक ऑप्शन जरूर आ गया है, वो है डू यू वांट टू एडिट द डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड इन द टेबल। तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं कुछ डिटेल्स। वैसे तो ये सही डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है, बट इफ यू वांट यू कैन एडिट ऑल्सो। पिछले साल तक आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं होता था। नेक्स्ट है BFLA शेड्यूल। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की डिटेल्स आपको बतानी है जो पिछले सालों से आए हैं। अब ये पता कैसे चलेगा इसको कि पिछले सालों से कितने आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो सबसे पहले आपको
इन तीनों शेड्यूल में से फर्स्ट शेड्यूल जो भरना है वो है CFL, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का शेड्यूल। CFL इसमें क्या है, ईयर वाइज आपको लॉस हेड वाइज बताना है अलोंग विद डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो यहाँ जब आप लॉसेस बताएंगे तो प्रीवियस ईयर के लॉसेस भी आ जाएंगे। उसके बाद सेट ऑफ रूल अप्लाई होगा। पहले करेंट ईयर का लॉस सेट ऑफ होता है विद द सेम हेड, देन इंटर हेड। थंब रूल यही है कि पहले करंट ईयर का लॉसेस सेट ऑफ होंगे, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ होंगे। तो पहला शेड्यूल CFL आप फिल करेंगे, उसके बाद CYLA देखेंगे, वो सही सेट ऑफ हो रहा है, उसके बाद BFLA शेड्यूल फिल होगा। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ फिलिंग बिटवीन 3 शेड्यूल्स। स्पेशल इनकम की बात करें तो जो कैपिटल गेन है वो भी एक स्पेशल इनकम ही होती है, तो आपको स्पेशल इनकम शेड्यूल में कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जो कि फॉरेन से रिलेटेड है और उसमें स्पेशल रेट मतलब BTAA के हिसाब से रेट लग रहा है, तो वो भी स्पेशल इनकम शेड्यूल में आएगा। ये भी बाकी शेड्यूल से ही फेच करता है इंफॉर्मेशन। इसमें आप जनरली एडिट नहीं कर सकते एक्सेप्ट 3 एंट्रीज 38, 39, 40। ये DTAA से रिलेटेड है। अगर कैपिटल गेन है STCG, LTCG और अदर सोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें DTAA के हिसाब से ही रेट मेंशन करने पड़ते हैं, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है डिडक्शन का शेड्यूल। चैप्टर 6 से कोई आपने डिडक्शन किया 80C से रिलेटेड, और बाकी तो 80D की बात कर लें, 80CC-D की बात कर लें, 80U की बात कर लें, 80G की बात कर लें, सारे डिडक्शन आपको इसी में मिलेंगे। 80TTA की बात करें, यहाँ पार्ट बी और पार्ट CCA-D है। पार्ट बी में है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम और अदर डिडक्शन। यहाँ पर आप ऐड एंड अदर करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरियस 80C, 80E, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2, 80DDB, 80EE, 80EE, 80EEB, 80GG, इतने सारे सेक्शंस मिलेंगे। इसको आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ही हम जब पार्ट C की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 80TTA, 80TTB, 80CCH, 80QQB, 80RRB, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे पार्ट C में। डिडक्शंस के बाद आपका फिर नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर आपके कोई भी जो इनकम है उस पे जो टैक्स बन रहा है वो एज कंपेयर टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कम बन रहा है, तो आपको मिनिमम टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। भले ही आप नेक्स्ट ईयर में उस जो डिफरेंस अमाउंट है उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो AMT का कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है, इंडिविजुअल HUF इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है AMT, क्योंकि कंपनीज के केस में होता है मैट। ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर आपने सही तरीके से सारे शेड्यूल भर दिए तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बन जाएगा। उसके बाद टैक्स पेड शेड्यूल में आपको TDS जो 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है, AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। आपको वेरीफाई करना है वेदर दी डिटेल्स रिफ्लेक्टिंग इज करेक्ट और नॉट। देन आपको TCS हो तो TCS आप वेरीफाई करें। आपने कोई खुद से टैक्स पे किया है तो आपको वो सब बताना होगा। एडवांस टैक्स, TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सभी आपको टैक्स पेड शेड्यूल में प्रॉपरली डालना है। लोग क्या करते हैं कि टैक्स पेबल आ रहा है, उसके बाद यहाँ से पे नाउ करते हैं, यहाँ पर ही पे नाउ का ऑप्शन आ जाता है आजकल। पे नाउ करके पे कर दिया, दैट मीन्स खत्म, अब रिटर्न फाइल कर दो OTP से। नहीं, वो जो आपने पे किया चालान उसको भी आपको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप रेक्टिफिकेशन लगाते रहोगे।
उसमें भी थोड़ी दिक्कत की बात आती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और रिटर्न फाइल करते टाइम जब तक 26 अपडेट ना हो, AIS अपडेट ना हो, मत रिटर्न फाइल करके, कोई जल्दी नहीं है। 31 जुलाई डेट है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।